भाई हम जिसे हम गोल्डन एज, जिसके कारण समाज में पत्रकारिता का सम्मान है, संपादक को हैसियत मिली हुई है, वो तो हमारा पीरियड वो था जिसमें हम आज़ादी की पहली पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जब लोग सर पे कफन बांध के पत्रकारिता करते थे। उर्दू स्वराज के वास्ते एक एडिटर मतलूब है जो उर्दू और अंग्रेजी जानता हो, जो 2 जौ की रोटी और 1 प्याला पानी में गुजर कर सके, आगे उसका भाग, और हमेशा जेल जाने के लिए तैयार रहे। एक बहुत सामान्य हम बोलचाल की भाषा में जब उसको कहते हैं पत्रकारिता को, तो ये कहते हैं कि पत्रकार को या पत्रकारिता को लूले की लाठी, मतलब जैसे लाठी टेक के वो चल सकता है, जो गूंगे की वाणी, जो खुद नहीं बोल सकता उसकी आवाज़ बने। तो हम सहारा बने उनका जो बेसहारा है और आवाज बने उनकी जो बोल नहीं सकते हैं। समाज में सब लोग अपने बारे में आवाज नहीं उठा सकते। एक मानव होने के नाते उनके जो अधिकार हैं, जो प्रकृति ने उन्हें दिया है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। और जो व्यवस्था में बैठे हैं उन्हें उनके कल्याण की दृष्टिगत सारे काम करना चाहिए। और जब वो ऐसे काम नहीं करते हैं, व्यापक समाज कल्याण के काम नहीं करते हैं और निजी तौर पे अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने खजाने तिजोरियाँ भरते हैं, या अनदेखी करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना पत्रकारिता का काम है। लेकिन पत्रकारिता पक्ष नहीं है, यह सत्ता के व्यवस्था के साथ खड़े होने वाला पक्ष नहीं है। लेकिन पत्रकारिता विपक्ष के साथ खड़े होने वाला विपक्ष भी नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष जहाँ केवल अपनी अपनी हाँकता है, विपक्ष केवल उसकी गलतियाँ ही देखता है। पत्रकारिता के दोनों काम नहीं है। पत्रकारिता जन पक्ष है। पत्रकारिता को वही देखना और वही दिखाना, वही सुनाना, वही पढ़ाना है जो आम जनता के हित में है, व्यापक हित में है। मेरा जो सवालों का क्रम है वो थोड़ा मैं तोड़ रहा हूँ। आपने खुद सालों तक काम किया है बतौर पत्रकार, अलग अलग समाचार पत्रों में और मैगजीन्स में, फिर आप एक संग्रहालय चलाते हैं जो इतना समृद्ध है पत्रकारिता के इतिहास से, और अब ये किताब। मैं आपसे पूछूं कि आज की जो पत्रकारिता है, अब देखते हैं अखबार, टीवी, डिजिटल मीडिया, जहां से भी, क्या दिखता है आपको? जब आप बता रहे थे पिछले सवाल के जवाब में, दो तरह के संदर्भ हैं इसमें। पहला तो एक समाज में जो कुछ चल रहा होता है, समाज जैसा है, समाज पतनशील है, तो समाज के जितने अंग होंगे सभी में उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो प्रशासन तंत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन तंत्र हो, समाज नीति हो, चाहे व्यापार हो। तो पत्रकारिता भी उस समाज का हिस्सा है। तो एक तो ये है, समाज समय से और समाज से प्रभावित हुए बगैर नहीं चलते, ये उनका असर प्रभावित होता है। लेकिन यह भी सावधानी से हमें देखना चाहिए कि हर समय सब कुछ अच्छा नहीं होता और हर समय सब कुछ बुरा नहीं होता। यह उस विधा का, उस माध्यम का प्रयोग करने वालों की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि वो उसका कैसा सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, स्वांतः सुखाय करते हैं या बहुजन हिताय करते हैं। सर्वजन हिताय तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये एक सवाल ये कि क्या कभी कोई गोल्डन एज रहा है जर्नलिज्म का, जहां सब कुछ अच्छा था? मतलब जर्नलिज्म के हिसाब से सब कुछ अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कभी हो ही नहीं सकता। भाई हम जिसे हम गोल्डन एज, जिसके कारण समाज में पत्रकारिता का सम्मान है, संपादक को हैसियत मिली हुई है, वो तो हमारा पीरियड वो था जिसमें हम आज़ादी की पहली पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जब लोग सर पे कफन बांध के पत्रकारिता करते थे। कैसे, कोई किस्सा बताइए। आप देखिए, उर्दू का एक अखबार निकलता है 1907 की दीपावली के दिन, 1907 के दीपावली के दिन, ठीक है, उसका नाम है स्वराज, उर्दू का साप्ताहिक, इलाहाबाद, प्रयागराज हम कह रहे हैं, मूल नाम प्रयागराज ही था उसका। तो इलाहाबाद से वो निकला, शांति नारायण भट्टागर उस संपादक थे। अच्छा। हाँ, ये लाहौर से भाग के आए, क्रांतिकारी सोच के आदमी थे, तो यहाँ इलाहाबाद आ गए और यहाँ से निकाला उन्होंने। उसके कुल उम्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था वो उर्दू भाषा का, कुल 2.5 साल तक जिंदा रहा, लड़खड़ाते, गिरते, उठते, संभलते। कुल 75 अंक निकले और उसमें 8 संपादक हुए। 8 संपादकों में से 6 संपादकों को 94 साल की सजा हुई, जिनमें से 2, उन्हीं 6 में से 2 को काला पानी भी हुई। और उसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। 94 साल की सजा, 94 ईयर्स, 94 साल 120 दिन। और एक के बाद एक उनको संपादक मिलते गए
उसमें लिखा जाता था कि विज्ञापन रहता था कि उर्दू स्वराज के वास्ते एक एडिटर मतलूब है जो उर्दू और अंग्रेजी जानता हो, जो 2 जौ की रोटी और 1 प्याला पानी में गुजर कर सके, आगे उसका भाग और हमेशा जेल जाने के लिए तैयार रहे। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट होता था संपादक के लिए? और एक के बाद एक 8 संपादक हुए। दुनिया के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है पत्रकारिता के इतिहास दुनिया में। तो ये हमारे यहाँ तब वो रहे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सागर से हम भोपाल के रास्ते पे आए तो लगभग 10 किलोमीटर बाहर एक गांव है रतौना, बड़ा घना जंगल था वहाँ। तो रतौना में 1920 का किस्सा है। रतौना में कसाई खाना खोलने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने लाइसेंस दे दिया एक कंपनी को। अच्छा। एक कंपनी को दे दिया और उसको कई 600-700 एकड़ ज़मीन भी दे दी, आज जंगल दे दिया। उसको वहाँ कारखाना लगाना चमड़ा कमाने का, चमड़ा पकाना नहीं, चमड़ा कमाना कहते हैं। और गाय बछड़े काटे जाना थे। खास तौर से बछड़े का जो चमड़ा होता है वो चमड़े के कपड़े, चमड़े के जूते ये बनाने की बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जो बड़े सुनामधन्य, आज तो महान संपादक, महान साहित्यकार, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है। आज़ादी की लड़ाई के बड़े भारी सेनानी, क्या सेनापति, वो संपादक थे कर्मवीर के। तो वो जा रहे थे बॉम्बे और मुंबई से उन्हें लाना था, अब मुंबई कहते हैं उसको। तो मुंबई से उन्हें टाइप खरीद के लाना था। पहले वो एक अक्षर अलग अलग जमा हाथ से जमा के हैंड कंपोजिंग जिसे कहते थे। तो वहाँ टाइप राइटर लाना था? नहीं, टाइप। अच्छा, ये टाइप मतलब अक्षर। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग अक्षर जमाए जाते थे ऐसे। तो उन्होंने इटारसी में अखबार खरीदे, जबलपुर से चले इटारसी के स्टेशन पे अखबार खरीदे। नागपुर के भी अखबार आ जाते थे वहाँ। और गाड़ी आगे बढ़ी, भूसावल तक पहुँची। वहाँ उन्होंने पढ़ा तो एक पेज का विज्ञापन था इसी कसाई खाने के बारे में। अच्छा। तो उन्होंने भूसावल में शाम अपने उतर गए और दूसरी गाड़ी वापस जबलपुर से निकलता था कर्मवीर। जब वो अखबार के दफ्तर में पहुँचे तो उन्होंने पूछा भाई पेपर अखबार पूरा छप गया? कहने साहब वो बीच वाले पन्ने रह गए जिसमें संपादकीय वाला रहता है वो पन्ना है। तो कह लो बस रोक लो, संपादकीय दूसरा लिखना है। और उन्होंने एक संपादकीय लिखा, गोवध की सरकारी तैयारी। ठीक, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे मध्य प्रदेश में, जो 2-3 बड़े नेता थे। रविशंकर शुक्ल थे वहाँ, तो वैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े नेता थे, पहली कतार में भी सबसे आगे। लेकिन वो लिख रहे हैं गोवध की सरकारी तैयारी। अब उसके जवाब में फिर कंपनी की तरफ से एक पेज का विज्ञापन छपा अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में। और उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई ये ठीक है कि वहाँ गाय बछड़े कटेंगे, लेकिन ये ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। हम आधुनिक यंत्र लगा रहे हैं उसके लिए, कम से कम तकलीफ में कट जाएंगे वो। ये एडवर्टीजमेंट देकर हाँ, सफाई आधुनिक यंत्र ला रहे हैं, मशीनें। तो दूसरा संपादकीय लिखा उसके जवाब में उन्होंने। और वो जो संपादकीय लिखा उसमें उसका शीर्षक उन्होंने दिया, गायें कटेंगी तो लेकिन दयालुता से। और लगभग 3 महीने वो आंदोलन चला। उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं समाचार पत्र में? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और उर्दू का एक अखबार था, वही जबलपुर से निकलता था, एडवोकेट ताजुद्दीन अहमद निकालते थे, ताज। उसमें उसका समर्थन किया जाता है। तो गाय कटें इसको रोकने के लिए हिंदी और उर्दू दोनों के अखबार थे? हिंदी और उर्दू, और हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में थे, साथ में काम कर रहे थे। और मैदान में इस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे वो थे अब्दुल गनी, वो सागर में थे, बिल्कुल बड़े ऐसा थे जैसे हम कहें सीकिया पहलवान, दुबले पतले। और वो कनस्ता ले लेते थे, पीपा, और एक लकड़ी की डंडी ले उसको ऐसे बजाए जोर जोर से। भीड़ इकट्ठी हो जाए, फिर सुना देखो सरकार यहाँ गाय काटेगी, देखो सरकार यहाँ बछड़े काटेगी। और जब पुलिस पकड़ने जाए तो किसी भी पेड़ पे सामने जो पेड़ उसमें ऊपर चढ़ जाए सबसे पतले, कोई वजन कम था, दुबले पतले थे, तो पुलिस डरे वहाँ जाने से।